देखिए एनिसोट्रॉपी आपको बताए थे, एनिसोट्रॉपी आपको बताए थे कि डिफरेंट डायरेक्शंस में हमको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ठीक, डिफरेंट डायरेक्शंस कहने का मतलब है कि हम उस मटेरियल को किस किस एक्सिस में बांट सकते हैं। ठीक, तो ग्राफाइट को दो एक्सिस में बांटा जाता है, एक है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक है आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अभी आप इस प्लेन को देखिए, अभी इस प्लेन को देखो, ये जहाँ पे मेरा माउस कर्सर चल रहा है ये पहला आपका फर्स्ट प्लेन है। इस ग्रेफाइट जो है ये 2D प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, मतलब एक एक प्लेन सरफेस होगा, उसके ठीक एक नीचे प्लेन सरफेस होगा, फिर उसके नीचे एक प्लेन सरफेस होगा, और ऐसे ही सारा सरफेसेस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी अब देखो ग्रेफाइट में हम सब जानते हैं कि ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन का 3 कार्बन बॉन्ड बनता है। ठीक है, मतलब एक कार्बन का 3 ही बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड उसका खाली रह जाता है, मतलब उसके एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे रह जाते हैं। ठीक, अभी ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो हर कार्बन पे बचा हुआ है, ठीक है, अभी उसको हम अगर ढंग से देखना जाए तो कैसा है, वो एक एक लाइन में इस तरीके से अरेंज होते हैं अपने आप में। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसके थ्रू होता है तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी इस लाइन से सप्लाई करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप को इस लाइंस में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में अरेंज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। ठीक, अब सेम चीज अगर हम वर्टिकल एक्सिस में देखें, ये जो ऊपर से नीचे आया है एक्सिस, अगर इस एक्सिस में हम देखें तो यहाँ पे हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की डेंसिटी भी ज्यादा है, इसके वजह से हमको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ कम मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम मूव होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ इस डायरेक्शन में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमको देखने को बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और इसी डिफरेंस को, मतलब एक एक्सिस में कुछ और प्रॉपर्टी, एक एक्सिस में कुछ और प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। और ये चीज दूसरे मटेरियल्स पर नहीं मिलता है, जैसे एमरफस हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें हमको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रोशन, और किसी का डाउट है? जिनका डाउट है रेज हैंड कीजिए। उज्जवल, उज्जवल आपका वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ उज्जवल बोलो। हाँ सर। हेलो। क्या सर? हाँ बोलो, रेज हैंड किए बोलो, रेज हैंड किए, कुछ नहीं सवाल सर, है कोई डाउट तो रेज हैंड क्यों किए फिर? हाँ जेडी। नहीं। आवाज नहीं आ रही है सर। जो वर्टिकली है तो वो जो जो कार्बन का ये है इलेक्ट्रॉन है, वो तो शेयरिंग बॉन्ड बना रहा है, दो दो मतलब ले रहा है, बस जो एक बच रहा है जो तीन बना रहा है। क्या चीज, फिर से बोलो। जो सर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो वो सर्कल टाइप मतलब हेक्सागोनल जो बना रहा है, ठीक। तो उसमें सर जो साइड साइड वाला है अगर वो शेयरिंग कर रहा है, मतलब एक दूसरे से डबल बॉन्ड का जो बना रहा है, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, तो जो हाँ जो ये एक है जो तीन तीन जो कर रहा है, ये जो हॉरिजेंटली है सर, ठीक है। हाँ ठीक है बोलो। उसके जहाँ पे हॉरिजेंटल कट कर रहा है जो वो जिससे इलेक्ट्रॉन पे, ये उसके बगल एक्सिस वाला भी तो। ये कट नहीं कर रहा हाँ है, ये एक्सिस मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाया है कि इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा
तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में चले आते हैं। ये कट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिखाया है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, काटा नहीं है मैंने किसी भी मटेरियल को। ठीक सर है? तो मतलब उनका जो फ्लो होगा वो अकॉर्डिंग टू जिस साइड एरो है वो साइड रहेगा। हाँ नहीं, जिस साइड एरो की बात नहीं, यहाँ बात है कि किस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एनआइसोट्रॉपी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बताता है कि अगर हम किसी मटेरियल को, कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल को अगर हम देखते हैं या उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो हमको अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक, तो अगर इस केस में, ग्रेफाइट के केस में, अगर मैं इस ग्रेफाइट को दो हिस्सों में अगर बांटू, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग स्टडी करते हैं अगर हम लोग, और एक वर्टिकल एक्सिस के तरफ अगर स्टडी करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरफ से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं तो होगा क्या कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग नहीं बनाया है, वो सब क्या करता है, आपस में एक लाइन में चले आते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सके। लेकिन ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो ये चीज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस जगह पे कार्बन का डेंसिटी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाता है, जिसके वजह से दोनों साइड में हमको रिजल्ट अलग अलग मिलता है। तो ये जो अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, इन अलग अलग रिजल्ट को ही हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है? और किसी का कुछ, या आगे चलें? सर जो ये जैसे प्रॉपर्टीज भी तो जो लास्ट क्वेश्चन था, क्या चीज? जो लास्ट क्वेश्चन था जो आप दिए थे कि ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज एनामेटिक क्यों होता है शायद, ग्रेफाइट का तो सर जो प्रॉपर्टी? उसका एक सेकंड सर बताते सर क्वेश्चन। पढ़ो। रुको हम लास्ट वाला, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ सर, उसका आंसर जो हम सर बोले थे ड्यू टू प्रॉपर्टीज, जो उसका प्रॉपर्टीज के कारण होता है सर, तो आप दिए थे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के कारण। अच्छा, चौथे वाला का बोल रहा है क्या? चौथा वाला या नो लास्ट सर, वाला? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला दिए हैं आपको, नहीं, राइट द, हाँ नो सर, 4 वाला ही है सर। 4 वाला, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ ग्रेफाइट शोज हाँ एनिसोट्रॉपी। हाँ सर, हाँ तो तो इस, प्रॉपर्टीज दोनों का सेम हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग करता है और ये मतलब हीट वगैरह कंडक्ट। यहाँ आपको प्रॉपर्टी नहीं लिखना था, यहाँ आपको बताना था जो अभी मैंने आपको बताया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के द्वारा, वही चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में चले जाते हैं, एक सीरीज में चला जाता है, जिसके वजह से हमको वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन वही चीज अगर हम वर्टिकल एक्सिस में देखें तो हमको ये कम देखने को मिलता है। तो ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनके जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के वजह से ये एनिसोट्रॉपी हमको देखने को मिलती है, और यही आपको लिखना था इसमें। ओके सर, वही सर मतलब जैसे जब स्टडी किए तो शायद प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, इसीलिए सर हम प्रॉपर्टीज ही मतलब ये किए थे। ठीक है, ठीक। और थैंक यू सर। ठीक, बाकी लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया है? हाँ सर, मेरा भी बचा हुआ है सर। हाँ, तो जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया है, असाइनमेंट जमा करेंगे ऑनलाइन। ओके सर। और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सब सुनिएगा। उसके बाद वापस से मैं आपको टाइम दूंगा पूछने के लिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, जो भी बताते जाओ बस ध्यान से सुनते चले जाइए। चलिए, ग्रेफाइट तक हुआ हमारा। अभी उसके बाद है
हमारे पास एमरफस सॉलिड्स, ठीक है, ये दूसरे टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं जिनको हम सुडो सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है, या तो सुडो सॉलिड्स कहते हैं, चाहे सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अभी सुडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो लिक्विड की तरह दिखते हैं लेकिन होते बहुत हार्ड हैं, जैसे हमारा रोड बनने वाला वो पिच, जिसको अलकतरा भी कहा जाता है, ठीक। तो वो एक तरह का लिक्विड है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, बहुत विस्कस होता है, लेकिन वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। इसके लिए हम इन सॉलिड्स को एमरफस सॉलिड्स कहते हैं, चाहे सुडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, these solids do not have ordered arrangement nor have sharp melting point like crystals, but when heated they become pliable। ये एक वर्ड है pliable, ये वर्ड यूज किया जाता है सॉफ्टनेस के लिए, ठीक। एमरफस सॉलिड्स का एक खासियत है कि वो सॉफ्ट हो जाता है एंड assumes the properties related to liquids। एमरफस सॉलिड्स जो है वो सॉफ्ट होता है और लिक्विड्स की तरह बिहेव भी करता है। जेडी अपना मोबाइल की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक। ये एक फिगर मैंने दिखा रखा है आपको, ये एक फिगर है एमरफस सॉलिड्स का जिसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी एटम किसी भी एटम से जैसे तैसे जुड़ा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं जेल्स, थिन फिल्म्स, ग्लास, etc. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड्स। These solids are also called short range order solids। वही आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बताए थे, ठीक। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है हमारा कि एक ही पैटर्न होगा अरेंजमेंट का, पहला लेयर आपका दूसरे लेयर तीसरे लेयर के बराबर होगा। ये जो फर्स्ट लेयर हम देख रहे हैं इस फिगर में, फर्स्ट लेयर हमारा तीसरे लेयर के बराबर है, सेकेंड लेयर हमारा चौथे लेयर के बराबर है, ठीक। हम इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब एक ही पैटर्न का अरेंजमेंट हो सॉलिड में और काफी दूर तक चलता हो, ठीक। लेकिन एमरफस सॉलिड्स का क्या है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहने का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जैसे तैसे जुड़ा होता है। Then second point, these are isotropic in nature because they exhibit same physical properties in all direction। आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये ठीक उल्टा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यूज दिखाते हैं, वैसे ही एमरफस सॉलिड्स ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन से आप इसको कट कीजिए, हमको सभी वैल्यूज एक जैसे ही मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, या यूं कहिए कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से इस वजह से सबसे ज्यादा अलग है, ठीक। थर्ड पॉइंट, दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स विथ हाई विस्कोसिटी। These are super cooled liquids with high viscosity। ठीक है, ये लिक्विड्स हैं और इनके ये काफी थिक होते हैं, जैसे पिच। उसके बाद आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड्स। सबसे पहला डिफरेंस, दे हैव डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, ठीक। आप कोई भी क्रिस्टल्स को उठाइए, कोई भी डायमंड या कुछ भी किसी भी चीज को आप उठा लीजिए, तो होगा क्या कि आप कहीं से भी उठा के लाओ उसको, और उसका शेप कहने का मतलब उसका एंगल ऑफ कट, ये हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो वो जो होता है वो हर किसी के लिए सेम होता है, लेकिन दिखने के लिए अलग होगा, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर उसका सेम होगा। लेकिन एमरफस सॉलिड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनका कोई शेप नहीं होता। देन सेकंड पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमरफस के लिए दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास टेम्परेचर पे ही मेल्ट करेगा, लेकिन एमरफस सॉलिड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी किसी भी टेम्परेचर के साथ पिघल सकता है, उसके कंडीशंस अलग अलग हो जाते हैं। देन
दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते, लेकिन एमरफस सॉलिड्स को हम क्या, एमरफस सॉलिड्स को भी हम दबा नहीं सकते। दे आर ऑल्सो रिजिड, हाउएवर ग्राफाइट इज एक्सेप्शनल। एमरफस सॉलिड्स में ग्राफाइट जो है वो एक तरह का एक्सेप्शन में आता है। ठीक, अब एक चीज देखो, मैंने आपको ग्राफाइट यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिख के दिखाया है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में मैंने यहाँ आपको ग्राफाइट एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी समझाने के लिए दिखाया है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ और समझाया है, इधर पे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एनआइसोट्रॉपी सिर्फ समझाया था आपको। ग्राफाइट जो है वो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। Then next point, they give a clean cleavage, break into pieces in plane surfaces। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम काट सकते हैं एक प्लेन फेस के रूप में, और एमरफस सॉलिड्स को हम काट नहीं सकते। जो काटना चाहे तो वो अलग अलग तरीके से कटता है। Then crystalline solid, they have a definite heat of fusion। amorphous solid they do not have definite heat of fusion, मतलब इनको पिघलाने का एक हीट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, लेकिन एमरफस के लिए वो नहीं लागू होता। 6 पॉइंट है आपका एनाइसोट्रॉपी, जो आपको ऊपर समझाया गया है। एमरफस के लिए आइसोट्रॉपी, जो ऊपर समझाए थे अभी। देन एग्जांपल्स, एग्जांपल्स है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए क्वार्ट्ज, कैल्काइट, सुगर, डायमंड, माइका, आइस, जेमस्टोन्स, स्नोफ्लेक्स, ग्लेशियर आइस, ग्राफाइट, ईटीसी। देन एग्जांपल्स आपका ग्लास, पिच, वैक्स, मेटालिक ग्लास, पॉलीमर, रबर, कॉटन कैंडी, चॉक, आइस, एचडीपी, एलडीपी, लीड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल ग्लास, ईटीसी। देखो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपको दोनों में मिलेंगे, क्रिस्टलाइन में भी और एमरफस में भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि हर किसी का अलग अलग फॉर्म पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आइस यहाँ भी लिखा है, ये एक आइस लिखा है, और यहाँ पे मैंने एक लिखा है ग्लेशियर आइस। ग्लेशियर आइस कहने का मतलब जो हमारा ग्लेशियर है वहाँ पे जो आइस है वो उसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, और यहाँ जो आइस लिखा है ये हमारा नॉर्मल आइस है, उसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक ही नाम दोनों साइड में भी मिल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल्स दिया गया है उन एग्जाम्पल्स को आप अलग से लिख लेंगे, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अनीलिंग। देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अनीलिंग, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी मेटल्स के लिए। द phenomenon when amorphous solids on heating become crystalline at some temperature and again on cooling become amorphous। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं जो होते तो हार्ड है लेकिन आपको मिलते हैं सॉफ्ट रूप में। जैसे ये स्केल को आप देखो, हर किसी ने स्केल देखा है। ठीक, अब ये जो स्केल है ये है स्टील का बना हुआ। ठीक, हम हम सबको पता है कि स्टील को हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन ये जो स्केल हमको मिलता है मार्केट में इसको हम मोड़ सकते हैं। ये बेंड हो सकता है कुछ हद तक, कुछ हद तक हम चाहे तो इसको इस शेप में ला सकते हैं। ठीक, अभी कैसा है कि इस प्रॉपर्टी को, ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट कर सके कुछ हद तक, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनीलिंग। ये हीटिंग और कूलिंग के वजह से होता है, गर्म और ठंडा करने की वजह से मटेरियल्स में आता है। ठीक, इसके एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल्स है एमरफस मेटल्स सच एज मेजरिंग स्केल एज शोन इन फिगर। ठीक, इसका आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एनीलिंग से होता क्या है या एनीलिंग किस प्रॉपर्टी को कहते हैं। ठीक, देन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके इस टॉपिक के लिए। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एमरफस सॉलिड्स or polymers at which a glassy polymer transform into flexible rubber-like mass capable of taking shape. This property is used for enhancing the property of some materials like rubber, plastics,
etc। अब ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है क्या? इसको आप यूं याद रखिए कि जैसे मार्केट्स में बहुत सारे प्लास्टिक्स अवेलेबल है, बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारा ग्लास अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखो हर ग्लास आपको अलग अलग शेप में मिलेगा। कुछ प्लास्टिक्स आपको मोटा मिलता है, कुछ आपको पतले प्लास्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मोटा या पतला करने की, वो सब हम इस टेम्परेचर या इस फ्यूजन के मदद से हम समझते हैं, ठीक है। अभी वैसे मटेरियल जो पॉलीमर्स का काम करते हैं, हम क्या करते हैं उनके टेम्परेचर बदलने के बाद उसको हीट करते हैं, देन उसको पिघलाते हैं थोड़ा, और उसके बाद उसके हम प्रॉपर्टीज को और बढ़ा देते हैं। इसको हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। देन नेक्स्ट है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये आपका थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड है। ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है लेकिन जानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है, ठीक। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये वैसे सॉलिड्स हैं जो इन दोनों के बीच में आता है। बीच में कहने का मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स के बीच में। These are the solids which have their property in between of crystalline and amorphous solids. Examples are inorganic solids, sulfur, common metals, etc. अभी इसकी खासियत क्या है? ये पॉलीक्रिस्टलाइन का जो स्ट्रक्चर है, ये आधा या कुछ हद तक आपको क्रिस्टलाइन की तरह दिखेगा और कुछ हद तक आपको इस एमरफस की तरह दिखेगा। अभी आप देखो इसको पॉलीक्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर को, तो देखो इस जगह पे ये क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव कर रहा है, इस जगह पे क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इन ये दोनों जब जुड़े हुए हैं आपस में, ये एमरफस की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप है कुछ, जिसके वजह से ये एमरफस प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा है। और ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तीनों के बीच का। Then next है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स और सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, अब बॉन्ड्स के हिसाब से क्रिस्टल्स को हम किन किन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ठीक, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, अभी 6 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लिखते जरूर हैं, लेकिन मेनली हम पढ़ते हैं 4 टाइप्स। उसमें से सबसे पहला है आयोनिक क्रिस्टल्स। ठीक, आयोनिक क्रिस्टल्स की खासियत क्या है कि ये बनते हैं आयंस के मदद से। आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मदद से। ठीक, आपको एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे NaCl का और KCl का। ग्रीन वाले बॉल जो है ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन आयन है। ब्लू वाले बॉल्स आपका सोडियम आयन, और इस साइड में पोटेशियम और क्लोरीन आपको क्लियर प्लस माइनस के रूप में दिखाया हुआ है। आयनिक क्रिस्टल्स में an ionic crystals consist of ions of opposite charges held together by ion-ion attraction और electrostatic force of attraction। अभी इसमें जो आयंस है ये आपस में एक दूसरे से आयंस के फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। The ions are arranged in such a manner that the potential energy of the crystal is minimum। ये आयंस अपने आप में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो ये आयंस ब्रेक कर जाएंगे, ये स्टेबल नहीं रह सकता। एग्जाम्पल्स है आपका अल्कली हलाइड्स, देन अल्कलाइन अर्थ हलाइड्स, मतलब NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, इस टाइप के सारे सॉल्ट जो है वो इसमें चले आते हैं। देन कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल आपको दिया है, KCl जो सॉल्ट है इसका एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका फीचर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। दीज हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सबसे पहला बेसिक फीचर। देन दीज आर यूजुअली हार्ड एंड ब्रिटल। These have higher melting point, boiling point due to high force of attraction between ions। उसके बाद solids in pure and dry form are good insulators but shows electrical conductivity on fusion। अगर आप common salt को आप लें, hard common salt को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसी को हम पानी में घोल दें तो हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मिलेगा। इसलिए कहा गया है सॉलिड्स इन प्योर एंड ड्राई फॉर्म। प्योर एंड ड्राई फॉर्म कहने का मतलब है NaCl जब प्योर फॉर्म में रहेगा, जो हम यूज करते हैं घर में, ठीक है, अगर उसमें डायरेक्टली चाहे करंट पास करना तो पास नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम तोड़ दें, फ्यूजन का मतलब है अगर उसको हम पानी में डाल के
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग अलग कर दें तो हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल जाएगी। Then next point, soluble in water and in polar solvents but insoluble in non-polar solvent। ये जो सॉल्ट है या आयनिक क्रिस्टल्स कह लीजिए, ये जो आयनिक क्रिस्टल्स है इनको हम पानी में घोल सकते हैं, चाहे वैसे सॉल्वेंट्स में जिसमें पोलैरिटी होता है। पोलैरिटी कहने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें ये घुल सकते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल नहीं सकता। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें पोलैरिटी नहीं होता, जैसे बेंजीन, ठीक, बेंजीन वगैरह में ये घुलता नहीं। एक्सेप्शंस है अल्कोहल्स। देन लास्ट पॉइंट है आपका कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज वेरी हाई फॉर आयनिक क्रिस्टल्स। अभी कोहेसिव फोर्स है क्या? इट इज ए एनर्जी गेन्ड बाय अरेंजिंग द एटम्स इन ए क्रिस्टलाइन स्टेट एज कंपेयर्ड विद द गैस स्टेट। जब ये जो सॉलिड फॉर्म होता है, ये सॉलिड फॉर्म होता है गैसियस से सॉलिड स्टेट में आता है, तो जब गैसियस से सॉलिड स्टेट में ये कन्वर्ट हो रहा हो तो उस टाइम ये एक एनर्जी रिलीज या गेन करता है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव एनर्जी। सेकेंड है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। A molecular crystalline solids are solids comprised of molecules held together by intermolecular forces of attraction which carry zero net charge। अभी molecular crystals है क्या? Molecular crystals में basically molecules होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे H2O का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, CO2 मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, Cl2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, ठीक। वैसे ही आपका SO2 मॉलिक्यूल SO2 से जुड़ा हुआ, जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अभी इनके जुड़ने के जो कंपैरिजन है, ये बेसिकली जुड़े होते हैं किससे? तो वेंडर वाल्स फोर्स से, चाहे वीक डिस्पर्सन फोर्स से, या फिर लंदन फोर्सेस से। ये वैसे फोर्सेस हैं जो काफी लाइट होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं होते ये फोर्सेस, ठीक, और एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में जोड़ने के लिए मदद करते हैं। पहला एग्जांपल है आपका Cl2 मॉलिक्यूल।